हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक लर्निंग पॉइंट। मेरा नाम है प्रमोद साक्य और यह हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा गया है द ब्रेजिंग मेटल्स एंड अलॉयज कॉमनली यूज्ड आर। तो ब्रेजिंग के अंदर जो मेटल्स एंड अलॉयज यूज की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रेजिंग देखते हैं कि ब्रेजिंग क्या होती है। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग इज अ सोल्डरिंग ऑपरेशन यूजिंग ब्रास एज द जॉइनिंग मीडियम। तो ब्राजिंग क्या होती है? एक सोल्डरिंग प्रोसेस होती है, सोल्डरिंग ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम ब्रास का यूज करते हैं एज द जॉइनिंग मीडियम। जो जॉइनिंग मीडियम होता है वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे ब्रास होता है। द ब्राजिंग ऑपरेशन इज सिंपली ए फॉर्म ऑफ हार्ड सोल्डरिंग यूजिंग ए कॉपर जिंक अलॉय। जो ब्राजिंग ऑपरेशन है वो हमारा क्या है? एक हार्ड सोल्डरिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर कॉपर जिंक अलॉय का यूज करते हैं, दैट इज ब्रास, जिसको हम ब्रास कहते हैं। कॉपर और जिंक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। एज द यूनाइटिंग मीडियम हार्ड सोल्डरिंग इज यूज्ड बिकॉज द वेल्डिंग अलॉय यूज्ड in the joint is harder than solder. Naturally, the joint is much more stronger than soldering. तो यहाँ पे हम हार्ड सोल्डरिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वेल्डिंग अलॉय जो जॉइंट के अंदर यूज किए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पे हार्ड होते हैं देन द सोल्डर। जो सोल्डरिंग ऑपरेशन है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो जॉइंट होता है, ब्रेजिंग जॉइंट, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सोल्डरिंग। The brass used for making the joint in brazing is generally called spelter. यहाँ पे जो ब्रास यूज किया जाता है अपन ब्रासिंग ऑपरेशन के अंदर, जो हम ब्रास यूज करते हैं उस ब्रास को हम क्या कहते हैं? स्पेल्टर कहते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द मेटल बीइंग ब्रास्ड। और इसके जो कंपोजिशन है वो किस पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी मेटल को ब्रास कर रहे हैं, कौन सी मेटल को हम ब्रेजिंग के द्वारा ज्वाइन कर रहे हैं। Because it is essential that the spelter shall have a lower melting point than the material being joined. यहाँ पे जो स्पेल्टर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। किसके कंपैरिजन में? मटेरियल बीइंग जॉइंड। जो जिस मटेरियल को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो स्पेल्टर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे ब्रेजिंग अलॉयज कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखो, कॉपर 70%, जिंक 30%, और मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना है? 960 डिग्री सेल्सियस। कॉपर 60% और जिंक 40% है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 910 डिग्री सेल्सियस। और कॉपर और जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? यहाँ पे 870 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ दोनों 50-50% ले दिए जाते हैं तो। When brazing or hard soldering using a brass mixture, the heating may be by means of, जो हीटिंग होती है वो किसके कारण होती है? जब हम हार्ड सोल्डरिंग करते हैं या ब्राजिंग करते हैं तो कोल गैस एंड ए माउथ ब्लो पाइप फॉर वेरी स्मॉल वर्क। ये कोल गैस का यूज करते हैं या फिर माउथ ब्लो पाइप का यूज करते हैं वेरी स्मॉल वर्क के लिए। कोल गैस एंड कंप्रेस्ड एयर यूजिंग द नॉर्मल ब्लो पाइप, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। ये इस तरीके से हम इसके द्वारा हीटिंग करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ब्रेजिंग के अंदर, ये दूसरी बुक की कटिंग है। यहाँ पे दूसरी बुक है, उसके अंदर क्या दिया है? ब्राजिंग इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ जॉइनिंग प्रोसेस वेयर इन कॉल्सन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग टू ए सुटेबल टेम्परेचर एंड बाय यूजिंग फिलर मेटल हैविंग ए लिक्विडस अबव 800 डिग्री फ़ारेनहाइट 427 डिग्री सेल्सियस and below the solidus of the base metals. The filler metal is distributed between the closely fitted surfaces of the joint by capillary attraction. जो फिलर मेटल है वो किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। मोस्ट मेटल्स एंड अलॉयज सच एज कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस अलॉय स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, एल्यूमिनियम एंड सम ऑफ द अलॉय कैन बी ब्रास्ड। इसके द्वारा हम कौन कौन से मेटल्स को ब्राज कर सकते हैं? कार्बन स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, अलॉय स्टील हो गया, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, एल्यूमिनियम एंड सम of its alloy can be brushed.
Copper and aluminum can also be joined if an aluminum silicon alloy is used as a brazing flare material. कॉपर और एल्यूमिनियम को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन अलॉय इज यूज्ड एज द ब्राजिंग फ्लर मेटल। ब्राजिंग फ्लर मेटल के रूप में अपन किसको यूज करें? एल्यूमिनियम सिलिकॉन। ब्राजिंग इज यूज्ड वेयर डक्टाइल जॉइंट इज रिक्वायर्ड विच will have not only good strength but also resistance to fatigue and corrosion. Such joints are able to withstand a higher service temperature than soft soldering joint. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनली यूज्ड मेटल्स एंड अलॉय, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? कॉपर भी अलग यूज कर रहे हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम सभी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फोर्ज वेल्डिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो फोर्ज वेल्डिंग किसके लिए सूटेबल होती है? सबसे पहले फोर्ज वेल्डिंग देखते हैं। तो फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है? फोर्ज वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। ये कैसी होती है? एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है इन विच बोथ द प्लेट्स आर हीटेड क्वाइट बिलो इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसके अंदर दोनों प्लेट्स को हम हीट करते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे तक। जो लोहार यूज करते हैं उस लोहे को क्या करते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर से कम तक गर्म करते हैं और उसके बाद पीट के उसको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो वही हमारी फोर्ज वेल्डिंग होती है in which both plates are heated quite below its melting temperature. This heating deforms the workpiece plastically. Now, a repeated hammering or high pressurized load is applied on these plates together. और उसके बाद रिपीटेड हैमरिंग या फिर हाई प्रेशर लोड अप्लाई किया जाता है उन प्लेट्स के ऊपर। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर डिफ्यूजन टेक्स प्लेस एट द इंटरफेस सरफेस। और इस हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण इंटरमोलिकुलर डिफ्यूजन होता है दोनों प्लेट्स के अंदर, विच मेक्स ए स्ट्रॉन्ग वेल्ड जॉइंट। उसके द्वारा हमारा एक स्ट्रॉन्ग वेल्ड जॉइंट बनता है। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोर्ज वेल्डिंग। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज क्लीन इंटरफेस सरफेस शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्साइड एंड अदर कंटेमिनेंट्स पार्टिकल्स। इस प्रकार की जो वेल्डिंग है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? जो सरफेस है, इंटरफेस है, वो हमारा कैसा होना चाहिए? एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी ऑक्साइड या कोई भी कंटेमिनेंट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। टू रिमूव द वेल्डिंग सरफेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन फ्लक्स इज यूज्ड। तो यहाँ पर जो वेल्डिंग सरफेस होती है उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए फ्लक्स का यूज करते हैं हम, विच मिक्सेज विद द ऑक्साइड एंड लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। जो हमारा ऑक्साइड के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है एंड लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। दिस अलाउ टू फ्लो आउट द ऑक्साइड लेयर ड्यूरिंग हीटिंग एंड हैमरिंग प्रोसेस। और ये जो ऑक्साइड लेयर जो बनती है वो हमारी हीटिंग और हैमरिंग प्रोसेस के दौरान बाहर आ जाती है, निकल जाती है। Many metals can be forged welded, with the most common being both high and low carbon steel. फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा हम कई मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेटल्स हैं वो कौन सी हमारी? बोथ हाई एंड लो कार्बन स्टील। कार्बन स्टील हमारी आयरन एंड इवन सम हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन कैन बी फोर्ज वेल्डेड। सम एल्यूमिनियम अलॉय कैन ऑल्सो बी फोर्ज वेल्डेड। Metals such as copper, bronze, brass do not forge welded readily. कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास को हम फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू फोर्ज वेल्ड कॉपर बेस्ड अलॉय, इट इज ऑफन विद ग्रेट डिफिकल्टी ड्यू टू कॉपर टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हीटिंग। कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास इन सभी को फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉपर की जो टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है ड्यूरिंग द हीटिंग के दौरान ये क्या करता है? कॉपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए फोर्ज वेल्डिंग के द्वारा कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज इन सभी को वेल्ड अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेटल्स है जिनको हम वेल्ड कर सकते हैं वो क्या है? हमारी कार्बन स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉट आयरन, क्योंकि आयरन को भी हम क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा वेल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहार लोग जो रहते हैं वो हम किसका यूज करते हैं? ज़्यादातर फोर्ज वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर वो आयरन को पिघला कर क्या करते हैं?
नए नए शेप में ढालते हैं और वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रॉट आयरन। तो रॉट आयरन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि रॉट आयरन क्या होता है। Wrought iron is a soft material produced from semi-fused pure iron surrounded by slag। तो जो रॉट आयरन होता है वो एक सॉफ्ट मटेरियल होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है 0.08% से भी कम होता है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल रहता है और इसको हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? एक प्योर आयरन से प्रोड्यूस किया जाता है जिसके अंदर कुछ स्लैग होता है जो कितना परसेंट रहता है? 1 से 2% तक स्लैग इसके अंदर प्रेजेंट रहता है और कार्बन कंटेंट हमारा कितना रहता है? 0.08%। ठीक है, तो ये हमारा रॉट आयरन है। रॉट आयरन को हम रॉट आयरन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ रॉट का मतलब होता है वर्कड। यहाँ पे जो आयरन है उसको वर्क किया जाता है। ठीक है, इन कंटेम्प्ररी यूजेज रॉट आयरन इज अ मेटल दैट इज वर्कड ऑफन ऑन एन एनविल। तो कंटेम्प्ररी यूज में जब हमने देखा है कि ब्लैक स्मिथी क्या करते थे, अपनी स्किल्स का यूज करके इस रॉट आयरन को गरम करते थे और गरम करने के बाद उसको एनविल के ऊपर हैमर के द्वारा उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्कड कहते हैं और रॉट आयरन कहते हैं। ठीक है, यूजिंग द स्किल्स ऑफ ब्लैक स्मिथ द मेटल इज हीटेड इन अ फोर्स्ड एंड हैमर टू शेप। जो रॉट आयरन है उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पे हीट करते हैं, फोर्स करने के लिए हीट करते हैं और उसके बाद हैमर के द्वारा हम उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं। ए मेटल स्मिथ कैन ईदर फोर्ज द मेटल बाय हैंड ओवर द एनविल और बाय यूजिंग ए मॉडर्न पावर हैमर। तो ये रॉट आयरन होता है जिसको हम एनविल के ऊपर रख कर अलग अलग शेप में कन्वर्ट करते हैं, जो ब्लैक स्मिथी पुराने ज़माने में करते थे। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर क्या है? रॉट आयरन। जो फोर्स वेल्डिंग है इज बेस्ट सूटेड फॉर, किसके लिए बेस्ट सूटेड होती है? हमारी रॉट आयरन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। टू मेटल शीट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट सेम थिकनेस कैन बी स्पॉट वेल्डेड। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर क्या है? चेंजिंग द साइज ऑफ वन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर हमारे पास दो सीट्स हैं, एक सीट ये हो गई, ठीक है, और दूसरी सीट हमारी ये है, तो इन दोनों सीट्स को हम क्या करना है? वेल्ड करना है। ये हमारी फर्स्ट सीट हो गई और ये हमारी सेकंड सीट हो गई। जो फर्स्ट सीट है और ये हमारी सेकंड सीट है, फर्स्ट सीट के यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लिया, हार्ड मटेरियल का एक इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं हम दूसरी सीट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीट को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगेगा और यहाँ नीचे एक इलेक्ट्रोड लगेगा। दोनों के द्वारा हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और जिसके द्वारा यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों सरफेस है यहाँ पे क्या होंगी? ये स्टिक हो जाएंगी और बेल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के साइज को चेंज करके मेटल शीट्स को जो हमारी कैसी हैं? सेम थिकनेस की हैं, ठीक है, उनको हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं अगर हम उसके इलेक्ट्रोड के साइज को क्या करें? चेंज करें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है लेजर वेल्डिंग फाइंड्स वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन। तो लेजर वेल्डिंग का जो यूज है ज़्यादातर हम कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में करते हैं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट। लेजर बीम वेल्डिंग में क्या होता है? यहाँ पे ये हमारी एक फ्लैश ट्यूब लगी रहती है जिसके चारों तरफ हमारा क्या है? ये एक ट्रिगर वायर रैप रहता है। ये ट्रिगर वायर हमारा यहाँ पे कनेक्ट रहता है किसके द्वारा? कैपेसिटर बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर जब कैपेसिटर बैंक से हम जब करंट पास करते हैं तो ये करंट हमारा क्या होता है? ट्रिगर होता है ट्रिगर वायर के थ्रू, जो क्या है? हमारा फ्लैश ट्यूब के ऊपर रैप है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैश ट्यूब के ऊपर जब रैप है तो ये जो करंट है, करंट हमारा इस फ्लैश ट्यूब के अंदर जाएगा और यहाँ पर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लैश ट्रिगर वायर के द्वारा यहाँ पे आ रही है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फोकसिंग लेंस के द्वारा हमारा उस लाइट एनर्जी को
क्या करते हैं, फोकस करते हैं कहाँ पर, वर्क पीस की सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर जब ये जो लाइट एनर्जी हमारी निकल रही है, उस लाइट एनर्जी को हम इस फोकसिंग लेंस के द्वारा यहाँ पे फोकस करेंगे एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर फोकस हो रही है वहाँ पे मटेरियल हमारा क्या होगा, वेल्ड टेम्परेचर को अचीव करेगा और जिसके द्वारा यहाँ पे वेल्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, द लेजर वेल्डिंग प्रोसेस इज द फोकसिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड बीम। तो यहाँ पे ये जो लाइट हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट एनर्जी में, तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट बनती है जो क्या है, उसको हम एक बीम के रूप में क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। इट एम्प्लॉयज ए केयरफुली फोकस्ड बीम ऑफ लाइट दैट कंसंट्रेट्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन ए स्मॉल एरिया टू प्रोड्यूस फ्यूजन। तो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसको हम एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक स्मॉल एरिया पर कंसंट्रेट होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो मेटल है वो क्या होने लगती है, फ्यूज होने लगती है, फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, व्हेन कैपेसिटर बैंक इज ट्रिगर्ड, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर बैंक लगी हुई है, जब इसको हम ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर्ड एनर्जी इज इंजेक्टेड इनटू द वायर। तो एनर्जी हमारी इस वायर, जो ट्रिगर वायर है उसके अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी इंजेक्ट हो जाती है। दैट सराउंड्स द फ्लैश ट्यूब, जो हमारा फ्लैश ट्यूब को सराउंड कर रहा है, चारों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, द वायर एस्टेब्लिशेज अन इम्बैलेंस इन द मटेरियल इनसाइड द फ्लैश ट्यूब। तो ये क्या करता है, जो वायर हमारा इसके ऊपर लगा हुआ है वो क्या करेगा, इम्बैलेंस करेगा इसके मटेरियल को, जो फ्लैश ट्यूब का मटेरियल है। थिक जीनॉन ऑफन इज यूज्ड इन द मटेरियल फॉर द फ्लैश ट्यूब प्रोड्यूसिंग हाई पावर, जिसके कारण हमें क्या मिलती है, हाई पावर मिलती है। द फ्लैश ट्यूब और लैम्प्स आर डिजाइंड फॉर ऑपरेटिंग एट अ रेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लैशेस पर सेकेंड। बाई ऑपरेटिंग इन दिस मैनर द लैम्प बिकम एन एफिशिएंट डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे जो फ्लैश ट्यूब है वो हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ पंपिंग द लेजर, और किसका काम करता है, लेजर को पंप करने का काम करता है। द लेजर इज देन एक्टिवेटेड, उसके बाद लेजर एक्टिवेट हो जाती है। द बीम इज इमिटेड थ्रू द कोटेड एंड ऑफ द लैसिंग मटेरियल। जो कोटेड एंड है यहाँ पे, ये जो फ्लैश ट्यूब का यहाँ पे ये कोटेड एंड है, वहाँ से हमारी जो बीम है किसकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट की एक बीम यहाँ से इमिट होती है, जिसको फोकसिंग लेंस की सहायता से हम फोकस करते हैं इस एक पॉइंट पर, वर्क पीस के एक पॉइंट पर। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड द वेल्ड इज अकम्प्लिश्ड। तो ये हमारी क्या होती है, लेजर बीम वेल्डिंग होती है। तो जो लेजर बीम वेल्डिंग है बहुत ही थिन सेक्शन की वेल्डिंग करने के लिए यूज होती है। कहाँ तक, 2 mm थिकनेस तक हम इसके द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेजर बीम वेल्डिंग हमारी ज़्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल। कार्बन स्टील हमारी कौन सी होगी जिसमें कार्बन कंटेंट हमारा क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा तो उसकी जो वेल्डेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता जा रहा है। और कार्बन कंटेंट बढ़ने से क्या होता है, उसकी जो ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा तो उसकी ब्रिटलनेस भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो उसकी वेल्डेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट देख लेते हैं हम। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स टू कंसीडर व्हेन थिंकिंग अबाउट वेल्डिंग कार्बन स्टील इज द कार्बन कंटेंट विच typically ranges from nearly 0% by weight to around 2.1%. Low carbon steel contains less than approximately 0.3% कार्बन। तो जो लो कार्बन स्टील होती है उसमें कार्बन कंटेंट हमारा कितना होता है, 0.3% होता है। मीडियम कार्बन स्टील कंटेंस अप्रोक्सीमेटली 0.3 to 0.6% कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील कंटेंस अप्रोक्सीमेटली 0.61 to 2.1% कार्बन। तो यहाँ पे लो कार्बन स्टील जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। ईच टाइप ऑफ कार्बन स्टील रिक्वायर डिफरेंट कंसिडरेशन व्हेन वेल्डिंग।
लो कार्बन स्टील इज टिपिकली द मोस्ट रेडली वेल्डेड स्टील इन अ रूम टेम्परेचर इन्वायरमेंट। जो लो कार्बन स्टील है वो इजीली वेल्ड की जा सकती है एट रूम टेम्परेचर। मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है, मीडियम कार्बन स्टील रिक्वायर प्री हीट एंड पोस्ट हीट ट्रीटमेंट टू अवॉइड वेल्ड क्रैकिंग। वेल्ड क्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए हमें मीडियम कार्बन स्टील को क्या करना पड़ता है, प्री हीट या पोस्ट हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हाई कार्बन स्टील इज इवन मोर प्रोन टू वेल्ड क्रैकिंग देन द other two group of carbon steel. Welding high carbon steel will most likely require very thorough preheating and post-heating process to avoid this. जो हाई कार्बन स्टील है उसमें वेरी थॉरो प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग रिक्वायरमेंट होती है वेल्ड क्रैक को अवॉइड करने के लिए। इट कुड ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल वेल्डिंग फिलर मटेरियल, और इस हाई कार्बन स्टील के लिए हमें स्पेशल वेल्डिंग फिलर मटेरियल की भी आवश्यकता होती है। अगर हम मोस्ट वेल्डेबल अगर बात करें तो मोस्ट वेल्डेबल कौन सी कार्बन स्टील होगी, जिसके अंदर कार्बन परसेंटेज क्या होगा, बहुत कम होगा। तो है यहाँ पे 0.15% कार्बन स्टील। तो सबसे अच्छी वेल्डेबल कार्बन स्टील हमारी कौन सी होगी, ये होगी 0.15%। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें इसमें से। तो पहले हम फ्रिक्शन वेल्डिंग देखेंगे। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है, हीट इज ऑब्टेन्ड बाई द फ्रिक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू पार्ट्स टू बी जॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रिक्शन हम जनरेट करते हैं दो पार्ट्स के बीच में, जिसमें एक पार्ट को रोटेट करते हैं और एक पार्ट को फिक्स रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पर राइट पार्ट को क्या किया है, फिक्स रखा है, और जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट हमारा रोटेट कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करते हैं, नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद इस लेफ्ट पार्ट को हम रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे जब इनका जो मेटिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे जहाँ पे दोनों सरफेस हमारी क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। उस फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होने से यहाँ पे क्या होगा, ब्रिंग द राइट पार्ट इन कॉन्टैक्ट एंड अप्लाई एक्सियल फोर्स। तो यहाँ पे हमने एक्सियल फोर्स अप्लाई किया, फिर उसके बाद जब हीट जनरेट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैश बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं और इस लेफ्ट पार्ट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने से यहाँ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रही है, और हीट के कारण जो मेटल है वो हमारा क्या होगा, पिघलेगा, और उसके कारण क्या होगा, फ्लैश जनरेट होने लगता है। और हम यहाँ पे प्रेशर को क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करते रहेंगे। तो ये जो फ्लैश जब बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे रोटेशन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, और प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जिसके कारण यहाँ पे जो फ्लैश हमारा जनरेट हुआ था, उसके कारण ये दोनों पार्ट हमारे वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो देखते हैं, one part is rotated at high speed and other part is axially aligned and pressed tightly against it. Friction raises the temperature of both the ends, then rotating is stopped abruptly and the pressure is increased to join. और उसके बाद हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं ज्वाइन करने के लिए। मशीन इज सिमिलर टू द सेंटर लेथ। तो इसमें जो मशीन होती है वो कैसी होती है, सेंटर लेथ की तरह होती है। क्योंकि सेंटर लेथ में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्क पीस को फिक्स किया जाता है और दूसरे को रोटेट किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया जाता है, एक पीस को यहाँ पे फिक्स रखते हैं और दूसरे जो लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे हम लेफ्ट पार्ट को रोटेट कर रहे हैं। तो मशीन इज सिमिलर टू द सेंटर लेथ। पावर रिक्वायरमेंट 25 किलोवाट एम्पियर टू 175 किलोवाट एम्पियर। और इसमें जो पावर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, 25 किलोवाट एम्पियर से 175 किलोवाट एम्पियर। The axial pressure depends on the strength and hardness of the metals being joined. इसमें जो एक्सियल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल बीइंग जॉइंड। जो मेटल हमें ज्वाइन करनी है उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस पर डिपेंड करता है। प्रेशर 40 मेगापास्कल फॉर लो कार्बन स्टील टू एज हाई एज 450 मेगापास्कल फॉर अलॉय स्टील। तो यहाँ पे लो कार्बन स्टील के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो कितना होता है, 40 मेगापास्कल होता है। और अलॉय स्टील के लिए जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा 450 मेगापास्कल। नेक्स्ट है
ये जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है वो बहुत एफिशिएंट होती है। वाइड वैरायटी ऑफ मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स कैन बी जॉइंड सच एज एल्यूमिनियम टू स्टील। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को हम स्टील के साथ में जॉइन कर सकते हैं, किसके द्वारा? फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा। ग्रेन साइज इज रिफाइंड, ग्रेन साइज रिफाइंड होता है। स्ट्रेंथ इज सेम एज बेस मेटल, जहाँ पे जॉइंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बेस मेटल की स्ट्रेंथ के बराबर होती है। ओनली राउंड बार्स और ट्यूब्स ऑफ द सेम साइज और कनेक्टिंग बार्स और ट्यूब्स टू फ्लैट सरफेस कैन जॉइन। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि इसके द्वारा किस प्रकार के क्रॉस सेक्शन को हम जॉइन कर सकते हैं। किस प्रकार के क्रॉस सेक्शन? राउंड बार, ट्यूब्स ऑफ सेम साइज एंड कनेक्टिंग बार्स और ट्यूब्स टू फ्लैट सरफेस। ट्यूब्स को हम फ्लैट सरफेस के साथ जॉइन कर सकते हैं और राउंड बार्स को जॉइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी डक्टाइल। इसमें एक कंपोनेंट हमारा कैसा होना चाहिए? डक्टाइल होना चाहिए। फ्रिक्शन वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो ये हम देख चुके हैं पहले, फ्रिक्शन वेल्डिंग हमारी कैसी है? एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना था। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? लिटिल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉइंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डिसिमिलर मेटल्स कैन बी जॉइंटेड, तो हम इसके अंदर डिसिमिलर मेटल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ स्टील को। इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक्स के लिए भी बेस्ट सूटेबल होती है। एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैन बी वेल्डेड, तो ये इसके द्वारा हम एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने देखा किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को हम ज्वाइन कर सकते हैं। राउंड बार हो गए, राउंड कनेक्टिंग रॉड को हम ज्वाइन कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। अनलाइक मटेरियल्स एज वेल एज मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस कैन बी बट वेल्डेड बाय। तो इसमें पूछा गया है कि अनलाइक मटेरियल मतलब डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल हैं दो और उनकी जो थिकनेस है वो भी हमारी क्या है? डिफरेंट है। तो इनको हम बट वेल्ड कर सकते हैं। किस प्रकार से बट वेल्ड कर सकते हैं? अगर बट वेल्डिंग हमारी किस तरीके की होती है, इसमें हम कैसे करते हैं बट वेल्ड? ये हमारी एक प्लेट हो गई और ये हमारी दूसरी प्लेट है, तो इन दोनों को हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? बट वेल्डिंग कहलाती है। अब इसमें हम अगर इसके जो प्रेशर है, प्रेशर और करंट को हम कंट्रोल कर लें तो डिफरेंट थिकनेस के दो मटेरियल हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, उनको हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं इसके द्वारा, अगर हम उसके प्रेशर और करंट को क्या करें? कंट्रोल कर दें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है क्रॉस वायर वेल्डिंग इज। तो क्रॉस वायर वेल्डिंग कैसी होती है? क्रॉस वायर वेल्डिंग के बारे में देख लेते हैं हम पहले। क्रॉस वायर वेल्डिंग में मैशिंग की जाती है। यहाँ पे ये जैसे ये पाइप हमारा एक हो गया, यहाँ पे ये दूसरा होगा, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक पाइप है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है जिसके द्वारा मैशिंग की जाती है। ठीक है, ये मैशिंग हो रही है यहाँ पे, जैसे हमें मैशिंग वाले नेट्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से मैशिंग करके, जैसे ये हो गया हमारे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे ये दूसरा पाइप हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे वेल्डिंग होगी, यहाँ पे वेल्डिंग होगी, यहाँ पे वेल्डिंग होगी। इस तरीके से हमारी जो वेल्डिंग होती है वो क्या होती है? क्रॉस वायर। ठीक है, तो ए प्रोजेक्शन वेल्डिंग जॉइंट that uses the contact of intersecting wires to localize welding current and force। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक प्रोजेक्शन टाइप का बनाया जाता है, ये प्रोजेक्शन टाइप का है। यहाँ पे ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग का ही एक टाइप है। क्रॉस वायर वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग दैट ऑफर्स एडवांटेजेस सच एज प्रेसिजन, कंट्रोल इन रैपिड मास प्रोडक्शन। सेकेंड, वेल्डिंग हैवियर मटेरियल्स दैट कांट बी स्पॉट वेल्डेड, जिनको हम स्पॉट वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे हैवी मेटल्स को भी हम क्रॉस वायर वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड कर सकते हैं। थर्ड है लोअर इलेक्ट्रोड एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस, इसमें इलेक्ट्रोड एफिशिएंसी कम होती है लेकिन इसमें मेंटेनेंस भी कम होता है। क्रॉस वायर वेल्डिंग इज अ वेरी कॉमन वेल्डिंग एप्लीकेशन यूज्ड इन मैनी एवरीडे प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस।
It is one of the most common non-automotive applications for resistance spot welding. Some common cross-wire welding applications are heating element, basket and cages and fences. जो फेंसिंग हम करते हैं वो उसमें भी हम क्रॉस वायर वेल्डिंग का यूज करते हैं. इन एडिशन क्रॉस वायर वेल्डिंग इज यूज टू वेल्ड रेनफोर्सिंग मैश फाउंड इन बिल्डिंग. जो रेनफोर्सिंग मैश हमें बिल्डिंग में दिखाई देते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस वायर वेल्डिंग का यूज करते हैं. ठीक है. रोड्स, टनल, कंक्रीट एंड प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे हम क्रॉस वायर वेल्डिंग का यूज करते हैं. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका. एक मैशिंग बनाने के लिए हम क्रॉस वायर वेल्डिंग का यूज करते हैं. नेक्स्ट 39 है. इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड. तो आर्क वेल्डिंग में कितना टेम्परेचर जनरेट होता है वो देख लेते हैं. आर्क वेल्डिंग के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं. द आर्क वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस in which the welding heat is obtained from an electric arc struck between the work and an electrode. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट हो रहा है वो हमारा किसके बीच में जनरेट होता है? वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में. ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे जो हीट का जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जो जनरेट हो रहा है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस टू 7000 डिग्री सेल्सियस. बोथ द डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट में बी यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग में हमने देखा था कि पावर सोर्स जो देखा था हमने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का कि हम इसके अंदर डायरेक्ट करंट भी यूज कर सकते हैं और अल्टरनेटिंग करंट भी यूज कर सकते हैं. डायरेक्ट करंट में स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं, लेकिन अल्टरनेट करंट में पोलैरिटी को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है. बट द डायरेक्ट करंट इज प्रिफर्ड फॉर मोस्ट पर्पजेज. ज़्यादातर पर्पज के लिए हम डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं. व्हेन द वर्क इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी वेल्डिंग मशीन एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द इलेक्ट्रोड होल्डर द वेल्डिंग सेटअप इज सेट टू बी हैव ए स्टेट पोलैरिटी. तो स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी हम लोग पहले ही देख चुके हैं. तो ज़्यादातर केसेज में हम स्टेट पोलैरिटी यूज करते हैं और रिवर्स पोलैरिटी हम ज़्यादातर किसके केस में करते हैं? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के केस में रिवर्स पोलैरिटी यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस. लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या है? 6000 नहीं दिया है, ना ही 7000 दिया है. तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो बुक में दिया है वो है हमारा 5500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे ना तो 6000 डिग्री सेल्सियस दिया है और ना ही 7000 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. इसमें पूछा है लॉन्ग आर्क लेंथ इन वेल्डिंग वुड रिक्वायर द वोल्टेज एंड करंट रेस्पेक्टिवली. तो आर्क लेंथ हमने देखा था कि फॉर गुड वेल्ड, अच्छी वेल्डिंग के लिए ए शॉर्ट आर्क लेंथ इज नेसेसरी. ठीक है. अगर हमें अच्छी तरीके से वेल्डिंग करनी है तो शॉर्ट आर्क लेंथ बहुत ही प्रेफरेबल होती है, क्योंकि ये क्या होती है? हीट इज कंसनट्रेटेड. इसके अंदर हीट कंसनट्रेटेड रहती है और मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है. मोर प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, और जो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है. लेकिन लॉन्ग आर्क लेंथ के केसेस में क्या होता है? आर्क लेंथ जो होती है वो हमारी क्या होती है? ये वर्क पीस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हमारा लगा रहता है ये हमारा इलेक्ट्रोड है. तो इलेक्ट्रोड से जो आर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इस की जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो लेंथ है वो हमारी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ कहलाती है. आर्क लेंथ ज़्यादा होगी तो हीट लॉस हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, और जो आर्क है वो अनस्टेबल होगा. वेल्ड पूल इज नॉट प्रोटेक्टेड. जो वेल्ड पूल है वो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं होगा. वेल्ड हैज़ लो स्ट्रेंथ, लेस डक्टिलिटी, पुअर फ्यूजन एंड एक्सेसिव स्पैटर. और लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण हमारा एक्सेसिव स्पैटर भी होता है. ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट भी. देखो यहाँ पे आर्क लेंथ शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड साइज. जो इलेक्ट्रोड की डायमीटर है उसके बराबर होनी चाहिए हमारी आर्क लेंथ, तब अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो पाती है. वेड विड्थ शुड बी इक्वल टू 3 डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड साइज. और जो वेड विड्थ है, ये जो वेड विड्थ है, जब हमारी आर्क लेंथ बढ़ेगी
तो बेड विड्थ भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन गुड वेल्डिंग के लिए हमें जो बेड विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर, ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आर्क वोल्टेज है और वेल्डिंग करंट है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो यहाँ से ये लॉन्ग आर्क लेंथ के लिए है, ये रिक्वायर्ड आर्क लेंथ हो गई और ये शॉर्ट आर्क लेंथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, अगर वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो करंट है, करंट हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो करंट हमारा इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के बाद ओम्स लॉ है वो फॉलो होता है। मतलब ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू में आर, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कब होता है, इस पॉइंट के बाद होता है, यहाँ इस पॉइंट के बाद। लेकिन इससे पहले अगर देखें हम, तो जो वोल्टेज है, जैसे जैसे वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो आई है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो करंट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये रिवर्स होता है यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट से पहले देख रहे हैं तो, ठीक है। तो जब हमारी आर्क लेंथ इंक्रीज होगी, जब हमारी आर्क लेंथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तो आर्क लेंथ इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वोल्टेज हमारा इंक्रीज करेगा तो करंट हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट तक करंट हमारा क्या करेगा, डिक्रीज होगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, जब आर्क लेंथ हमारी इंक्रीज कर रही है तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, करंट क्या होगा, लो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। फ्लक्सेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग in order to protect the molten metal and the surfaces to be joined from। तो फ्लक्स हमारे किसके लिए यूज किया जाते हैं, सरफेसेस को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स, केमिकल्स एंड अलॉइंग मटेरियल्स that primarily protect the molten weld metal from contamination by the oxygen। तो ये जो मोल्टन वेल्ड मेटल होता है, जो वेल्ड पूल होता है हमारा, उसको ऑक्सीजन के कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम फ्लक्स। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड अदर कंटेमिनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। द एडिशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड अलॉयज ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल आर्क स्टेबिलिटी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम कुछ सर्टेन केमिकल और अलॉयज को इसमें मिक्स कर दें, ऐड कर दें, तो वो किसको हेल्प करते हैं, हमारी आर्क स्टेबिलिटी को बनाने में और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, इज टू प्रिवेंट फिलर मटेरियल, जो फिलर मटेरियल है उसको प्रिवेंट करता है, एंड वेस्ट मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। जो फिलर मेटल है, जो फिलर मटेरियल है उसको और बेस मेटल को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज फ्लक्स। It is a substance that is almost inert at average room temperature, but can be intensively reducing when exposed to higher temperature, which prevent metal oxide formation. In metal joining, flux dissolve the metal surface oxide। और जो मेटल को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मेटल सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड्स हैं उनको क्या कर देता है, ये डिसॉल्व कर देता है। दैट फैसिलिटेट द मोल्टन मेटल वेटिंग, जिसके कारण जो मोल्टन मेटल है वो क्या करती है, हमारी वेट हो जाती है। विच एक्ट एज अ बैरियर टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के लिए बैरियर का काम करती है। मिटिगेटिंग ऑक्सीडेशन। द आइडिया बिहाइंड फ्लक्सेस इज दैट दे आर यूज टू जनरेट अ सरफेस फॉर वेटिंग द शोल्डर। यहाँ पे मेन फंक्शन जो है हमारा फ्लक्स का वो क्या है, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42।
मेटल डिपॉजिटेड ऑन टू द वर्क पीस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। जो मेटल डिपॉजिट होती है वर्क पीस के ऊपर, कहाँ से? इलेक्ट्रोड से। वो किस प्रकार से होती है? ठीक है, वो जो मेटल हमारी डिपॉजिट हो रही है वर्क पीस के ऊपर, उसको हम क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, जिससे वो उसके ऊपर डिपॉजिट होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, वायर फ्लक्स विद फ्लक्स, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड से जो मेटल निकलेगी वो हमारा बेल्ट पुल के अंदर क्या होगी? यहाँ पे डिपॉजिट होगी। तो ये जो डिपोजिशन है वो हमारा किस के कारण होता है? जनरली इसको हम क्या करते हैं? फोर्स करते हैं। डिपोजिशन है वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। डिपोजिशन हमारा क्या होता है? ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? स्प्रे फॉर्म में होता है। तो ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या हो? ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड से जो मेटल है वो हमारी ग्रेनुलर फॉर्म में डिपॉजिट होती है। अगर ये जो ग्रेन साइज है वो हमारा क्या है? ज़्यादा है, तो ग्रेन साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा? इसका कुछ वेट होगा। जो इलेक्ट्रोड से जो मेटल निकल रही है वो हमारी ग्रेविटी के कारण नीचे जाती है, ठीक है। किसके कारण जाती है? ग्रेविटी के कारण। अगर स्प्रे फॉर्म में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर मेनली हम जो मेटल डिपॉजिट हो रही है उसको डायरेक्ट करते हैं, फोर्स करते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट हो। डिपॉजिटेड मेटल इज द फिलर मेटल दैट हैज़ बीन एडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग, ब्रासिंग और सोल्डरिंग। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड और इवन पाउडर। द मेन पर्पज ऑफ एडिंग डिपॉजिटेड मेटल इज टू जॉइन टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर। तो जो मेन पर्पज होता है डिपॉजिट मेटल का, दोनों पीसेस को ज्वाइन करने का काम करता है, यूजुअली बाई फ्यूजिंग देम एट हाई टेम्परेचर। वेल्डिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जॉइनिंग metals together and it can be done using a variety of different machines and techniques. Brazing and soldering are also method of joining metal together, but they typically involves lower temperature than welding does. तो ब्राइजिंग और सोल्डरिंग में क्या होता है? हमारा लोअर टेम्परेचर यूज किया जाता है। ये हम लोग टेम्परेचर देख चुके हैं कि सोल्डरिंग में जो टेम्परेचर होता है 450 से कम होता है, लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस, और ब्राजिंग में क्या होता है? ग्रेटर देन 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्लक्स हमारे किसके कारण डिपॉजिट होते हैं वर्क पीस के ऊपर? इज फोर्स्ड अक्रॉस द आर्क। तो यहाँ पे हम अक्रॉस द आर्क उसको फोर्स करते हैं। फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण भी फॉल होता है, लेकिन जो मेन जो रीजन है वो हमारा क्या है? फोर्स अक्रॉस द आर्क। आर्क के अक्रॉस हम उसको फोर्स करते हैं, जिससे क्या है? जो मेटल है वो हमारी वर्क पीस के ऊपर डिपॉजिट हो पाए। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में पूछा है, इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशंस द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाई। जो करंट वैल्यू है वो हमारी किस पर डिपेंड करती है? आर्क वेल्डिंग के अंदर वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्योंकि जो वेल्डिंग करंट होता है, वेल्डिंग करंट क्या होता है? वेल्डिंग करंट इक्वल टू होता है 35D, और यहाँ पे D क्या होता है? इलेक्ट्रोड डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग करंट है किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द फिनोमिना ऑफ वेल्ड डिके अकर्स इन। जो वेल्ड डिके का फिनोमिना है वो किस में ज़्यादातर होता है? कास्ट आयरन में, ब्रास में, ब्रॉन्ज में, स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील के अंदर। तो वेल्ड डिके क्या होता है पहले वो देखते हैं। वेल्ड डिके इज अ कोरोजन प्रोसेस दैट मेनली अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेंसिटाइजेशन इन द हीट अफेक्टेड जोन। जो हीट अफेक्टेड जोन है उसमें सेंसिटाइजेशन के कारण वेल्ड डिके होता है, और ये जो प्रोसेस है वो हमारी कोरोजन प्रोसेस होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस मोस्टली अकर्स इन स्टेनलेस स्टील और सर्टेन निकल बेस्ड अलॉय। ये जनरली किस में होती है? हमारी स्टेनलेस स्टील और निकल बेस्ड अलॉयज में होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरग्रेनुलर कोरोजन। ये एक इंटरग्रेनुलर कोरोजन का एक फॉर्म होती है। ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस इन निकल अलॉय एंड ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील वेयर क्रोमियम इज एडेड फॉर corrosion resistance।
जो स्टेनलेस स्टील होती है उसमें हम क्या करते हैं, क्रोमियम ऐड करते हैं। किसके लिए? कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। लोकल सेंसिटाइज जोन्स ऑफन डेवलप, जिसके अंदर क्या होता है, जो लोकल सेंसिटाइज जो जोन हैं वो हमारे डेवलप हो जाते हैं। और सेंसिटाइजेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कार्बाइड अलोंग ग्रेन बाउंड्रीज। तो जो सेंसिटाइजेशन है वो हमारा किसके कारण होता है, जो क्रोमियम कार्बाइड फॉर्म होने लगता है इसके अंदर। स्टेनलेस स्टील के अंदर हम कोरोजन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्रोमियम ऐड करते हैं, और जो क्रोमियम है वो क्या करने लगता है, क्रोमियम कार्बाइड फॉर्म करने लगता है अलोंग द ग्रेन बाउंड्रीज, रिजल्टिंग इन डिप्लीशन ऑफ क्रोमियम इन द रीजन एडजेसेंट टू द ग्रेन बाउंड्री। जिसके कारण क्या होता है, ग्रेन बाउंड्रीज के आसपास एरिया में जो क्रोमियम है उसका डिप्लीशन होने लगता है। दिस क्रोमियम डिप्लीशन प्रोड्यूसेस लोकलाइज्ड गैल्वेनिक सेल्स, जिसके कारण गैल्वेनिक सेल्स बनने लगती हैं। इफ दिस डिप्लीशन ड्रॉप्स द क्रोमियम कंटेंट बिलो द नेसेसरी 12% that is required to maintain a protective passive film, the region will become sensitized to corrosion, resulting in intergranular attack। अगर ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम डिप्लीशन हमारा कितना हो जाए, 12% से भी कम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोटेक्टिव पैसिव फिल्म बनी थी हमारी क्रोमियम की, किसके लिए, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और जिसके कारण ये क्या होता है, कोरोजन के लिए सेंसिटाइज हो जाता है, वहाँ पे कोरोजन होने लगता है फिर, ठीक है, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण इंटरग्रेनुलर अटैक होने लगते हैं। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द मटेरियल इज हीटेड टू टेम्परेचर अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस। और ये जो कंडीशन है क्रोमियम डिप्लीशन की, वो कब आती है, अगर हम उसको हीट करें 700 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और इस प्रकार का जो कोरोजन हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, वेल्ड डिके कहलाता है। तो जो वेल्ड डिके की जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर किस में होती है, स्टेनलेस स्टील के केस में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है, वेविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू। तो वेविंग के बारे में देख लेते हैं पहले कि वेविंग होती किस तरीके से। वेविंग इज अ साइड टू साइड मोशन ऑफ द वेल्डिंग आर्क ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल टू द जॉइंट टू बी वेल्डेड। तो यहाँ पे ये क्या होती है, वेविंग इज अ साइड टू साइड मोशन। वेविंग अलाउ फिलिंग द जॉइंट बाई मूविंग द आर्क। गिविंग साइड टू साइड मोशन फॉर वेल्डिंग मीन्स मूविंग द मटेरियल इन द जॉइंट टू बी वेल्डेड। साइड टू साइड मोशन देने का मतलब क्या है कि जैसे हमारा ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो गया, ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है, तो जब हम इसको मूव करेंगे तो मूव कैसे कर रहे हैं, अगर ये हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये इसके अलग अलग शेप दिए गए हैं, अगर हम उसको इस तरीके से मूव करा रहे हैं या फिर इस तरीके से मूव करा रहे हैं, ये हमारे वेविंग अलग अलग तरीके से शेप हैं कि किस तरीके से हम वेल्डिंग कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं उस वेल्डिंग को। तो यहाँ पे वेविंग इज़ अ साइड टू साइड मोशन, जो मोशन हम इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को, वो हमारी क्या कहलाती है, वेविंग कहलाती है, ठीक है। जिस जॉइंट पर हमें मटेरियल की आवश्यकता है वहाँ पे उसको हम वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दिस बिकम्स पर्टिकुलरली नेसेसरी इन लेइंग मल्टी पास वेल्ड बेड वेयर वेल्डर हैव टू डिपॉजिट वाइडर बेड्स एंड दस वेल्ड मेटल कवर द लेंथ ऑफ द यूनिट। इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, वेविंग इज जनरली अलाउड ओनली 3 टाइम्स द इलेक्ट्रोड डायमीटर थिकनेस। जो इलेक्ट्रोड डायमीटर की जो थिकनेस है उसके 3 टाइम्स तक हम वेविंग अलाउ कर सकते हैं। तो वेविंग क्या है हमारी, साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी।